के लगभग 9 बजे थे। स्टेशन पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़की बिल्कुल अलग खड़ी थी। उसका नाम था रिया। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, एक गहराई, जैसे वो इस दुनिया की नहीं हो। रिया को डरावनी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अकेलापन पसंद था। उसके हाथ में एक पुरानी धूल से भरी किताब थी, जिसका नाम था आखिरी सफर। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। तभी घोषणा होती है और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। रिया बिना किसी जल्दबाजी के ट्रेन में चढ़ जाती है। उसका टिकट अभी भी प्रतीक्षा सूची में था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे जगह मिल ही जाएगी। वो सीधे डिब्बे के अंदर जाती है और बिना किसी से पूछे सीट नंबर 23 पर जाकर बैठ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि वो सीट खाली थी, जबकि चार्ट के अनुसार वो किसी के नाम पर पक्की थी। रिया चुपचाप किताब खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वो पहला पन्ना पढ़ती है, ट्रेन की लाइट एक पल के लिए झपकती है। आसपास बैठे लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। रिया हल्की सी मुस्कान के साथ पढ़ती रहती है। किताब में लिखा था, जो भी इस कहानी को पढ़ता है वो कभी अकेला नहीं रहता। ये पढ़ते ही रिया की मुस्कान और गहरी हो जाती है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं और तभी डिब्बे में टिकट परीक्षक आता है। उसका नाम था अरविंद। वो हर यात्री का टिकट जांचते हुए रिया के पास पहुंचता है। रिया बिना कुछ बोले अपना टिकट आगे बढ़ा देती है। अरविंद टिकट देखकर कहता है, तुम्हारा टिकट अभी भी प्रतीक्षा सूची में है, तुम यहां क्यों बैठी हो? रिया धीरे से उसकी तरफ देखती है और बहुत शांत आवाज में कहती है, सीट नंबर 23 खाली है और सुबह तक कोई नहीं आएगा। यह सुनकर अरविंद चौंक जाता है। वो सख्त आवाज में पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? रिया किताब बंद करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि उस सीट का असली यात्री अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही अरविंद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके दिमाग में 15 दिन पहले की घटना घूमने लगती है। रात का समय, सीट नंबर 23 और एक आदमी जिससे उसका झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने उसे धक्का दिया और वो आदमी चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, अंधेरे में हमेशा के लिए गायब। अरविंद खुद को संभालता है और वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उधर रिया फिर से किताब पढ़ने लगती है, लेकिन अब कुछ बदलने लगा था। उसके बाल चेहरे पर गिरने लगते हैं, आंखों के नीचे काला साया गहराने लगता है और उसकी मुस्कान अब डरावनी लगने लगती है। कुछ देर बाद अरविंद अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। वो धीरे से मुड़कर देखता है और सामने रिया होती है, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। रिया धीरे धीरे उसके पास झुकती है और 2 आवाजों में एक साथ बोलती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना सही नहीं था। ये सुनते ही अरविंद डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन अचानक एक अदृश्य ताकत उसे पकड़ लेती है और खिड़की की तरफ खींचने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर बाहर लटक जाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता,
क्योंकि दरवाजे के पास खड़ी रिया का चेहरा इतना भयावह हो चुका था कि उसे देखकर ही लोगों की सांसें थम जाती थीं। उसी डिब्बे में एक साधु भी था जो अब तक शांत बैठा था। वो धीरे धीरे खड़ा होता है और रिया के पास जाता है। ऊंची आवाज में कहता है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन रिया जोर से हंसती है और कहती है, अब ये शरीर मेरा है। साधु आंखें बंद करता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही क्षणों में उसे समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे रिया के हाथ में पकड़ी वो किताब है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और किताब छीन लेता है। रिया दर्द से चीख उठती है, लेकिन साधु तुरंत किताब को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। जैसे ही किताब दूर जाती है, रिया जोर से चीखती है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी समय अरविंद भी उस ताकत से छूट जाता है और नीचे गिर पड़ता है। उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो चुका था। डिब्बे में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। यात्री धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। साधु खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर अंधेरे में देखने लगता है, जहां किताब कहीं गिर चुकी थी। कुछ पल तक वो चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। अचानक उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और वे पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो बहुत धीमी आवाज में कहता है, अब अगला शिकार मैं चुनूंगा। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती रहती है और धीरे धीरे कैमरा साधु के हाथ पर जाता है, जहां वही किताब फिर से दिखाई देने लगती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। वे सिर्फ अपना शिकार बदलती रहती हैं।